क्या ये विश्वास करना आसान है कि आज से 100 साल पहले साराजेवो की एक अनजान सी सड़क पर चली एक छोटी सी गोली ने, और वो भी एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली घटना। बिल्कुल, उस एक गोली ने हजारों किलोमीटर दूर अमृतसर के जलियांवाला बाग में खून की नदियां बहा दी। मतलब सुनने में ये किसी फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। हाँ, कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सही कहा। लेकिन हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन इसी अविश्वसनीय ऐतिहासिक कनेक्शन को समझना है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, वो साफ दिखाती हैं कि कैसे यूरोप का बारूद सिर्फ एक यूरोपीय त्रासदी नहीं था। बल्कि उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही पलट कर रखती थी। एकदम सही। तो आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो बताते हैं कि एक पराया युद्ध कैसे हमारे इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात और सबसे बड़ी जागृति बन गया। और देखिए, इतिहास को जब हम टुकड़ों में देखते हैं ना, तो वो सिर्फ तारीखों का एक उबाऊ पुलिंदा लगता है। लेकिन साराजेवो से लेकर पंजाब तक की ये घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि दुनिया का हर हिस्सा एक अदृश्य धागे से जुड़ा है। हाँ, एक जगह का राजनीतिक घटनाक्रम 7 समंदर पार एक पूरे महाद्वीप के भाग्य का फैसला कर सकता है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत उसी धागे के पहले सिरे से करते हैं। बात 1914 से 1918 के बीच की है। स्रोत सामग्री के जो आंकड़े हैं ना, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हाँ, वो लामबंदी वाले आंकड़े ना। हाँ, इस दौरान 7 करोड़ से ज्यादा सैन्य कर्मियों की लामबंदी की गई, जिनमें से अकेले 6 करोड़ केवल यूरोपीय थे। बाप रे, 6 करोड़! मतलब सुनकर ऐसा लगता है जैसे उस समय का पूरा यूरोप एक बंद कमरे की तरह था, जो अत्यंत ज्वलनशील गैस से लबालब भरा हुआ था। और वो गैस किसी एक चीज से नहीं बनी थी, उसमें कई चीजें शामिल थी। बिल्कुल, ये गैस असल में 3 चीजों का मिश्रण थी। पहला था सैन्यवाद, यानी अपनी सेना को बेतहाशा बढ़ाने की अंधी दौड़। हर देश अपनी ताकत दिखाना चाहता था। और दूसरा था साम्राज्यवाद, जहां ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश दुनिया भर में अपने उपनिवेश बढ़ा रहे थे। और तीसरी थी औद्योगिक क्रांति, जिसने फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल और नए बाजारों की ऐसी भूख पैदा कर दी थी कि हर देश दूसरे को कच्चा चबा जाना चाहता था। सही कहा, एकदम गलाकाट प्रतियोगिता चल रही थी। लेकिन इस खतरनाक गैस से भरे कमरे में माचिस की तीलियों का काम किया गुप्त संधियों ने। गुप्त संधियां? मतलब सीक्रेट अलायंसेस? हाँ, उस समय यूरोप के देशों में असुरक्षा की भावना इतनी गहरी थी कि उन्होंने छिपकर एक दूसरे के साथ सुरक्षा समझौते कर लिए थे। अच्छा, तो अगर एक पर हमला हुआ तो दूसरे को आना पड़ेगा। एकदम सही। इसका सीधा सा नियम यह था कि अगर देश क पर हमला होता है तो देश ख को उसे बचाने आना ही होगा, चाहे उसका उस झगड़े से कोई लेना देना ना हो। बाप रे, ये तो एक ऐसा जाल था जिसमें अगर एक देश युद्ध में खिंचता तो बाकी सारे देश अपने आप उसमें घसीट लिए जाते। और यही हुआ भी। साराजेवो में वही माचिस की तीली जली। हाँ, 28 जून 1914 को साराजेवो में वो चिंगारी भड़की गई। आज के बोस्निया में एक बोस्नियाई सर्ब राष्ट्रवादी था, गैवरिलो प्रिंसिप। एक 19 साल का लड़का। हाँ, बस 19 साल का। उसने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के वारिस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। और उस एक गोली ने उस बंद कमरे में भयानक विस्फोट कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ? मतलब कूटनीति भी तो कुछ कर सकती थी ना? देखिए, इस हत्या के बाद जो हुआ उसे कूटनीति की सबसे बड़ी विफलता कहा जा सकता है। एक स्थानीय और राजनीतिक हत्या के मसले को कूटनीतिक बातचीत के जरिए मेज पर सुलझाया जा सकता था। तो फिर युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि देशों का अहंकार और उनकी संधियां इतनी हावी थीं कि जुलाई संकट पैदा हो गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक ऐसा अल्टीमेटम दे दिया जिसकी शर्तें मानना असंभव था। जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी गई ताकि वो मान ही ना सके। हमला कर दिया और फिर वो संधियों वाला जाल सक्रिय हो गया। वो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। हाँ, सर्बिया को बचाने रूस आ गया, रूस को देखकर ऑस्ट्रिया को बचाने जर्मनी आ गया और जर्मनी को रोकने फ्रांस और ब्रिटेन कूद पड़े। मतलब महज 1 महीने के भीतर एक स्थानीय हत्या ने पूरे यूरोप को महायुद्ध की आग में झोंक दिया। बिल्कुल, ये गठबंधनों का एक भयानक डोमिनो इफेक्ट था। हमारी स्रोत सामग्री इस जाल को बहुत स्पष्ट रूप से बांटती है। एक तरफ बने ट्रिपल इंटेंटे, यानी मित्र राष्ट्र जिनमें मुख्य रूप से फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। और बाद में जापान और अमेरिका भी इस खेमे में आ गए थे। हाँ,
और दूसरी तरफ थे ट्रिपल अलायंस या केंद्रीय शक्तियां, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, जिनके साथ बाद में तुर्की भी जुड़ गया। लेकिन यहाँ इटली का कूटनीतिक पैंतरा बहुत ध्यान देने लायक है। अच्छा, इटली ने क्या किया था? इटली शुरुआत में तटस्थ था। उसका तर्क था कि ट्रिपल अलायंस केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए था। और चूंकि युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया ने की थी, इसलिए इटली लड़ने के लिए बाध्य नहीं था। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। मित्र राष्ट्रों ने इटली को युद्ध के बाद जमीन का एक बड़ा हिस्सा देने का लालच दिया। ओहो, मतलब सौदेबाजी चल रही थी। जी हाँ, इसी सौदेबाजी के चलते 1915 में इटली अपने पुराने सहयोगियों को छोड़कर मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। ये दिखाता है कि इस युद्ध में सिद्धांत से ज्यादा जमीन की भूख काम कर रही थी। बिल्कुल, हर कोई अपना फायदा देख रहा था। तो 28 जुलाई को जब पहली गोलाबारी शुरू हुई, तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये लड़ाई कैसा रूप लेगी। यहीं से जन्म होता है इतिहास के सबसे भयानक मोर्चे का। आप ट्रेंच वॉरफेयर यानी खाइयों के युद्ध की बात कर रहे हैं? हाँ, सैनिक महीनों तक जमीन में खुदी हुई गहरी कीचड़ से भरी खाइयों में रहने को मजबूर थे। ये सोचकर ही सहरन होती है। और वो जो दो विरोधी खाइयों के बीच की खाली जमीन थी ना, उसे नो मैन्स लैंड कहा जाता था। ये एक ऐसा मौत का क्षेत्र था जहां कांटेदार तारों का जाल बिछा था और जहां कदम रखने का मतलब था सीधा मौत के मुंह में जाना। 1916 से 1917 के बीच लड़ा गया वर्दोन का संघर्ष इस पागलपन की पराकाष्ठा था। वर्दन में ऐसा क्या हुआ था? फ्रांसीसी सेना, जिसका नेतृत्व जनरल पेतेन और जनरल मैंगिन कर रहे थे, उन्होंने जर्मन सेना के लगातार हो रहे हमलों को खाइयों में रहकर रोका। तो उसमें नुकसान बहुत हुआ होगा? बहुत ज्यादा। जर्मनी ने इस एक मोर्चे पर अपने लगभग 3 लाख सैनिक गंवा दिए और बदले में उन्हें क्या मिला? केवल ब्योमॉन्ट का एक छोटा सा इलाका। सिर्फ एक छोटे से इलाके के लिए 3 लाख जाने? ये तो एक ऐसी लड़ाई बन गई थी जहां हर एक इंच जमीन की कीमत हजारों इंसानी जानों से चुकाई जा रही थी। बिल्कुल, ये एक तरह का गतिरोध था जहां कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रुको, यहाँ एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या? अगर ये साफ दिख रहा था कि खाइयां केवल कीचड़ भरी कब्रें बन चुकी हैं जहां से आगे बढ़ना असंभव है और लाखों सैनिक बिना किसी नतीजे के कट रहे हैं, तो सेनापतियों ने अपनी रणनीति क्यों नहीं बदली? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या जनरलों को जमीन पर हो रहे इस नरसंहार का कोई अंदाजा नहीं था, या वे बस नक्शे पर लकीरें खींचकर सैनिकों को जानबूझकर उस नो मैन्स लैंड की मशीन गनों के सामने मरने के लिए भेज रहे थे? देखिए, उस समय के जनरलों की रणनीति और तत्कालीन तकनीक के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई थी। मैं समझी नहीं, कैसी खाई? जनरलों ने युद्ध के तरीके 19वीं सदी के सीखे थे, जहां घुड़सवार सेना और पैदल सेना आमने सामने मैदान में लड़ती थी। अच्छा, पुरानी सोच। हाँ, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में रक्षात्मक तकनीक अकल्पनीय रूप से उन्नत हो चुकी थी। भारी मशीन गनें 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती थीं। बाप रे, 600 गोलियां! और कांटेदार तारों ने सेना की गति रोक दी थी। आक्रमण रणनीतियां इन नई रक्षात्मक मशीनों के सामने पूरी तरह फेल हो चुकी थीं। तो उनके पास आगे बढ़ने का कोई तरीका ही नहीं था। और इसके अलावा रासायनिक युद्ध यानी गैस हमलों ने खौफ का एक नया स्तर जोड़ दिया था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो गैस हमले बहुत भयानक होते थे। बिल्कुल, क्लोरीन और मस्टर्ड गैस के हमलों के बाद सैनिकों का मुख्य लक्ष्य दुश्मन को मारना नहीं रह गया था। तो फिर क्या था? उनका लक्ष्य बस अपने फेफड़ों को फटने से बचाना और किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए रखना हो गया था। इंसानियत पूरी तरह से मशीनों और रसायनों के सामने बेबस हो चुकी थी। यानी तकनीक ने इंसानी रणनीतियों को पंगु बना दिया था। बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। तो फिर ये गतिरोध टूटा कैसे? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ यूरोप की खाइयों तक सीमित नहीं रही ना। हाँ, ये इतिहास का पहला ऐसा युद्ध बन गया जो एक साथ 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में जल, थल और आकाश में लड़ा जाने लगा। खाइयों के इस खूनी गतिरोध को तोड़ने के लिए नई तकनीकों का युद्ध में आना एकदम जरूरी हो गया था। समुद्र के नीचे पनडुब्बियां या यू-बोट्स तबाही मचा रही थी और यहीं पर एक बहुत बड़ा मोड़ आया। बिल्कुल, 1917 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। जर्मनी की एक पनडुब्बी ने ब्रिटेन के एक व्यापारिक यात्री जहाज लुसिटानिया को टॉर्पीडो मारकर डुबो दिया। और इस जहाज में अमेरिकी नागरिक भी सवार थे, जिनकी डूबने से मौत हो गई। हाँ, और इस एक घटना ने उस समय तटस्थ बैठे अमेरिका को सीधा युद्ध के अखाड़े में खींच लिया। अमेरिका के पास औद्योगिक ताकत थी, अपार संसाधन थे और सबसे बढ़कर ताजी सैन्य शक्ति थी, जो खाइयों में थक चुके मित्र राष्ट्रों के लिए संजीवनी का काम कर गई।
लेकिन जमीनी मोर्चे पर असली क्रांति 8 अगस्त 1918 को आई। आमिया के युद्ध में। हाँ, जनरल हेग के नेतृत्व में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना ने 4000 तोपों के साथ एक ऐसा अचानक आक्रमण किया जिसमें एक नई मशीन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। टैंक। बिल्कुल, टैंक। ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी वीडियो गेम में हारते हुए खिलाड़ी को अचानक एक ऐसा चीट कोड या ब्रह्मास्त्र मिल जाए जो खेल के सारे नियम ही पलट दे। सही कहा। कोहरे की आड़ में जब सैकड़ों विशालकाय टैंक पहली बार मैदान में उतरे तो कांटेदार तार और खाइयां उनके लोहे के टायरों के नीचे कुचले गए। वे मशीन गनों की गोलियों को अपने सीने पर झेलते हुए सीधे जर्मन खाइयों के ऊपर चढ़ गए। और ये मनोवैज्ञानिक झटका इतना भयंकर था कि जर्मन सेनापति लुडेनडॉर्फ ने उस दिन को अपनी सेना के लिए काला दिन घोषित कर दिया। तो टैंकों ने उस नो मैन्स लैंड के खौफ को खत्म कर दिया। रक्षा पंक्ति टूट गई और युद्ध का अंत निकट आ गया। लेकिन इस जीत और हार के बीच विनाश का जो पैमाना था उसे दिमाग आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ, 9 करोड़ से अधिक सैनिकों को मोर्चे पर भेजा गया था। लगभग 1.3 करोड़ नागरिकों की मौत हुई। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये यूरोप की एक पूरी पीढ़ी का सामूहिक सफाया था। सच में। लेकिन इस तबाही का एक दूसरा अदृश्य पहलू भी है जो रोंगटे खड़े कर देता है। स्पेनिश फ्लू महामारी की बात कर रही हैं आप? हाँ। युद्ध की गोलियों से जितने लोग मरे उससे कहीं ज्यादा मौतें उस अदृश्य शत्रु ने दी जिसे 1918 का स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। बिल्कुल। आंकड़े बताते हैं कि युद्ध के तुरंत बाद फैली इस महामारी ने दुनिया भर में 1.7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोगों की जान ली। अकेले यूरोप में 26 लाख और अमेरिका में 6.25 लाख लोग इस वायरस का शिकार हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस महामारी के फैलने का तंत्र सीधा इस युद्ध से जुड़ा हुआ था। वो कैसे? देखिए, खाइयों में फैली गंदगी, सड़ते हुए शवों के बीच हफ्तों तक रहने वाले सैनिक, कुपोषण और भयंकर तनाव के कारण उनकी इम्यूनिटी लगभग खत्म हो चुकी थी। और जब ये संक्रमित सैनिक अस्पतालों में लाए गए होंगे? हाँ, और युद्ध खत्म होने के बाद जहाजों और ट्रेनों में भरकर अपने अपने देशों को लौटे तो उन्होंने इस खतरनाक वायरस को पूरी दुनिया में फैला दिया। मतलब वैश्विक सैन्य आवाजाही ने इस फ्लू को इतिहास की सबसे जानलेवा महामारी बना दिया। भयानक, बहुत भयानक। अब हम इस चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जो सीधे हमसे यानी भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, जब यूरोप अपने ही बोए हुए बारूद से जल रहा था और ब्रिटेन को सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था, तब भारत की भूमिका सामने आती है। स्रोत बताते हैं कि 8 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने फ्रांस, बेल्जियम, मिस्र और मेसोपोटामिया के भयंकर मोर्चों पर जाकर लड़ाई लड़ी। और ये योगदान सैन्य इतिहास में एक मिसाल है। उन ठंडी खाइयों और अनजान देशों में लड़ते हुए 47,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 65,000 गंभीर रूप से घायल हुए। बिल्कुल। और इंसानी नहीं, 1,72,000 जानवरों, जिनमें घोड़े, खच्चर और ऊंट शामिल थे, को रसद और तोपखाना पहुंचाने के लिए भारत से भेजा गया। वाह! और वीरता का आलम ये था कि कुल 9200 वीरता पदकों में से 4200 से ज्यादा केवल भारतीय सैनिकों ने जीते। हाँ, और गढ़वाल राइफल्स के 2 सिपाहियों को ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। आज दिल्ली के दिल में खड़ा इंडिया गेट कोई साधारण इमारत नहीं है। नहीं, वो एक बहुत बड़ा स्मृति चिन्ह है। 1921 से 1931 के बीच बना ये स्मारक उन्हीं 74,000 से अधिक शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है। उस पत्थर पर आज भी 13,000 से ज्यादा नाम उकेरे हुए हैं। लेकिन एक बात खटकती है। क्या? वैश्विक इतिहास की किताबों में प्रथम विश्व युद्ध की जब भी चर्चा होती है तो इन 8 लाख भारतीयों के खून को हाशिए पर या एक फुटनोट में क्यों धकेल दिया जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सत्ता और औपनिवेशिक मानसिकता ही इतिहास का आख्यान तय करती है। उस समय के ब्रिटिश शासकों के लिए भारतीय सैनिक सहयोगी नहीं थे, बल्कि साम्राज्य की संपत्ति थे। अच्छा, तो उनके बलिदान को बस एक औपनिवेशिक कर्तव्य मान लिया गया। बिल्कुल। लेकिन भले ही दुनिया ने इसे तवज्जो ना दी हो, इन सैनिकों के मोर्चे पर जाने और वैश्विक राजनीति के संपर्क में आने से भारत के भीतर एक अभूतपूर्व वैचारिक सुनामी आ गई थी। हाँ, भारतीय राष्ट्रवाद एक गहरे धर्म संकट में फंस गया था। और उस धर्म संकट ने भारतीय नेतृत्व को स्पष्ट रूप से 3 अलग-अलग विचारधाराओं में बांट दिया। हाँ, स्रोत सामग्री इस पर बहुत जोर देती है। पहली विचारधारा थी उदारवादियों यानी मॉडरेट्स की। उनका सोचना सीधा था कि संकट के इस घड़ी में ब्रिटिश ताज का साथ देना उनका कर्तव्य है।
इसलिए उन्होंने बिना किसी शर्त के ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। और दूसरी तरफ थे क्रांतिकारी, जैसे कि गदर पार्टी। उनके लिए ये युद्ध एक स्वर्णिम अवसर था। उनका मानना था कि जब दुश्मन यानी ब्रिटेन युद्ध में बुरी तरह फंसा है और कमजोर है, तभी सशस्त्र विद्रोह करके साम्राज्य को उखाड़ फेंकना चाहिए। जो कि रणनीतिक तौर पर काफी समझदारी भरा लगता है। लेकिन तीसरी विचारधारा क्या थी? तीसरी और सबसे जटिल विचारधारा उग्रवादियों की थी, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता कर रहे थे। अच्छा, तिलक ने क्या किया? तिलक ने भी युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया, लेकिन उनका उद्देश्य वफादारी साबित करना नहीं था। उनका लक्ष्य था सौदेबाजी। सौदेबाजी मतलब उन्हें उम्मीद थी कि इस भारी मदद के बदले युद्ध के बाद ब्रिटेन खुश होकर भारत को स्वशासन या सेल्फ रूल दे देगा। लेकिन यह एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो क्या? तिलक जैसे प्रखर नेता जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बुलंद कर रहे थे, वे अचानक उस दमनकारी साम्राज्य की मदद क्यों करने लगे? क्या ये उनके हिस्से की एक बड़ी राजनीतिक भूल या भोलापन नहीं था कि वे शोषक से ही इनाम की उम्मीद लगाए बैठे थे? देखिए, इसे भोलापन कहना उस समय की जटिल राजनीति को कम करके आंकना होगा। यह असल में एक बहुत ही सधा हुआ रणनीतिक दांव था। अच्छा, कैसे? इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी किसी ऐसे बॉस के अधीन काम कर रहा है जो बहुत क्रूर है। अचानक कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आ जाती है। तो कर्मचारी क्या करेगा? वो कर्मचारी उस बॉस की मदद इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उससे प्यार करता है, बल्कि वो दिन रात काम करके कंपनी को डूबने से बचाता है, ताकि संकट टलने के बाद वो बॉस पर नैतिक दबाव डालकर अपनी तरक्की या पार्टनरशिप मांग सके। ओह, मैं समझी। तिलक भी ठीक यही कर रहे थे। बिल्कुल। वे ब्रिटेन की मजबूरी का फायदा उठाकर स्वशासन का अधिकार हासिल करने का कूटनीतिक जुआ खेल रहे थे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। हाँ, बहुत बुरी तरह से। 11 नवंबर 1918 को युद्ध का अंत हुआ। जर्मनी और ऑस्ट्रिया घुटनों पर आ गए। उसके बाद वर्साई की संधि हुई। और इस संधि ने जर्मनी पर युद्ध के हर्जाने का इतना भारी आर्थिक बोझ लाद दिया कि उसी दिन दूसरे विश्व युद्ध का बीज बो दिया गया। और आत्मनिर्णय के अधिकार के नाम पर लड़ा था ना? हाँ, लेकिन जब जीत मिल गई तो ये सारे आदर्श हवा हो गए। मेज पर केवल साम्राज्यवादी लालच और बंदर बांट का खेल चला। और भारत के साथ जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा और क्रूर विश्वासघात था। बिल्कुल। जिस स्वशासन की उम्मीद तिलक और लाखों भारतीय लगाए बैठे थे, उसके बदले ब्रिटेन ने 1919 में एक काला कानून भारत के मुंह पर दे मारा, रॉलेट एक्ट। एक ऐसा दमनकारी कानून जिसमें बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के किसी भी भारतीय को शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। ये तो सीधे सीधे पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी। और इसी विश्वासघात के गर्भ से निकली इतिहास की सबसे विदारक विडंबना, एक खौफनाक ट्रेजिक आयरनी। आप जनरल डायर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर। इस नाम को ध्यान से देखिए। ये वही अंग्रेज अधिकारी था जिसने युद्ध के दौरान भारतीय नौजवानों को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने का अभियान चलाया था। बाप रे, मतलब उसी ने फ्रांस के मोर्चे पर खून बहाने के लिए भारतीयों की पीठ थपथपाई होगी। बिल्कुल। और फिर 13 अप्रैल 1919 को उसी ओ डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे हजारों निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। एक तरफ यूरोप की रक्षा के लिए भारत के 8 लाख सैनिकों ने अपना खून पसीना एक किया और बदले में उसी साम्राज्य ने पंजाब की धरती को निर्दोषों के खून से लाल कर दिया। ये एक ऐसा क्रूर धोखा था जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने एक झटके में उस गुलामी की मानसिकता को चकनाचूर कर दिया जो मानती थी कि ब्रिटिश राज न्यायप्रिय है। अब इनाम के रूप में मांगे जा रहे आंशिक स्वशासन की मांग राख हो चुकी थी। और जलियांवाला बाग की उस राख से जिस नई चेतना ने जन्म लिया, उसका केवल एक ही लक्ष्य था, पूर्ण स्वराज, बिना किसी समझौते के पूरी आजादी। सराजेवो की उस एक सड़क पर चली गैवरिलो प्रिंसिप की गोली से लेकर अमृतसर के जलियांवाला बाग तक की ये यात्रा ये साबित करती है कि इतिहास की घटनाएं अलग थलग नहीं होती। एक जगह की चिंगारी दूसरी जगह दावानल बन सकती है। बिल्कुल सही। हर बड़े धोखे के बाद ये एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है। आज हम जिस आजाद और संप्रभु राष्ट्र के रूप में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव सिर्फ राजनीतिक भाषणों पर खड़ी नहीं है,
उस नींव को मजबूत करने में फ्रांस और मेसोपोटामिया की खाइयों में लड़ने वाले उन 8 लाख भारतीय सैनिकों के पसीने, उनके परिवारों के आंसुओं और 1919 के उस महान विश्वासघात की गहरी पीड़ा का सबसे बड़ा योगदान है। इतिहास की परतें भले ही उलझी हुई हों, लेकिन वे हमें बताती हैं कि दर्द ही अक्सर एक नए राष्ट्र की चेतना का सबसे बड़ा जन्मदाता होता है। इस गहरी चर्चा को आज एक ज्वलंत सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, यदि ब्रिटेन ने 1919 में अपने किए गए वादे को ईमानदारी से निभाया होता और भारत को शांतिपूर्वक स्वशासन का अधिकार दे दिया होता, तो क्या होता? क्या 20वीं सदी का इतिहास और इस पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा आज कुछ और ही होता? क्या इसके बाद के उन उग्र स्वतंत्रता आंदोलनों और उस लंबे रक्त रंजित संघर्ष की कभी आवश्यकता ही पड़ती? इस विचार मंथन के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ।